दोस्तों आज का सेशन जो है एम एस एक्सल है और एम एस एक्सल से हर एक साल 20 से 22 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को मिस करते हैं तो आने वाले एग्जाम में जो है 3 नंबर मिस कर देंगे, क्योंकि फंक्शन से जो यहाँ पे देखेंगे हर एक साल 405 नंबर फिक्स रहता है। बाकी एम एस एक्सल में हर एक साल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं टोटल 20 से 22 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आज जो है काफ़ी सारे फंक्शन पे हम चर्चा करेंगे, यहाँ पे देख लेंगे। और इस फंक्शन के बारे में काफ़ी सारे छात्र जान भी रहे होंगे और जो नहीं जानते होंगे तो यहाँ पे आज समझ लेंगे। और ये फंक्शन में से जो है आपको 2 से 3 नंबर फिक्स है इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। ये मैं 100% लिख के दे रहा हूँ कि 100% आप लोग को ये 2 से 3 नंबर अब की बार के एग्ज़ाम में यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन लगने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आगे समझ लेंगे, काफ़ी सारे फंक्शन है और हम सभी फंक्शन पे बारीकी से चर्चा करेंगे। तो चलिए हम वीडियो की ओर चलते हैं। और बाकी आप लोग का जो है 11 वीडियो अपलोड हो चुकी है एम एस वर्ड से, तो आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और हम वीडियो के लास्ट में एग्ज़ाम से रिलेटेड और आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देने वाले हैं वीडियो के लास्ट में। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको वीडियो के लास्ट में मिलने वाले है। तो चलिए हम वीडियो की ओर चलते हैं। सबसे पहला यहाँ पे देखेंगे फंक्शन है लेन फंक्शन। लेन फंक्शन के बारे में काफ़ी सारे छात्र जान भी रहे होंगे और जो नहीं जानते हैं तो यहाँ पे समझ लेंगे। इसमें साफ तौर पे जो है डिटेल दिया गया है कि इस फंक्शन का उपयोग टेक्स्ट स्टार्टिंग में कैरेक्टर की संख्या जानने के लिए किया जाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप समझ लीजिए राम लिखा हुआ है, ठीक है। तो राम में टोटल कितना कैरेक्टर टाइप किया गया है तो ये लेन फंक्शन बता देगा। तो राम में जो है टोटल आर है, ए है और एम है, तो टोटल 3 कैरेक्टर से एक वर्ड बना है राम, ठीक है। तो ये लेन जो है यही गिनती करता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे देखेंगे भाष्या लिखा हुआ है तो उसमें जो है 9 कैरेक्टर ये बता रहा है कि टोटल यहाँ पे 9 कैरेक्टर से एक वर्ड यहाँ पे बना है, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे छात्र का कन्फ्यूजन होगा कि क्या ये सिर्फ टेक्स्ट को ही काउंट करता है या नंबर को ही काउंट करता है। तो टेक्स्ट और नंबर दोनों को ये काउंट करके बताएगा, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन आप लोग दूर कर लेंगे। चलिए सेकेंड में आपको यहाँ पे जानकारी देना है, ये डेट एवं टाइम से ये क्वेश्चन है कि टुडे जब आप टुडे बराबर टुडे और इंटर करते हैं तो क्या रिजल्ट देता है एम एस एक्सेल में, ये आपको जानकारी देना है। तो इस फंक्शन का उपयोग जो है सेल में करेंट डेट इंसर्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। टुडे का जो उपयोग किया जाता है वो करेंट डेट, जैसे यहाँ पे समझ लीजिए आज हो गया 6 मई 2024, ठीक है। 6 मई 2024 हो गया, तो आज का उदाहरण स्वरूप समझ लेंगे आज 6 मई 2024 है। तो ये टुडे लगा के और इंटर करेंगे तो आपका जो आज का डेट है वो इंसर्ट करके यहाँ पे दे देगा एम एस एक्सेल में। तो टुडे ये जो है काफ़ी आसान है, इसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे अगर हम बता दें कि हमको डेट एवं टाइम एक साथ चाहिए एम एस एक्सेल में तो क्या करेंगे, कौन सा फंक्शन लगाएंगे। तो यहाँ पे समझ लेंगे इस फंक्शन का उपयोग सेल में करेंट डेट एवं टाइम इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। टुडे आप लिख के इंटर करेंगे तो सिर्फ आपका जो डेट है वही इंसर्ट होगा और बराबर NOW करके इंटर करेंगे तो डेट एवं टाइम दोनों जो है इंसर्ट हो जाएंगे। उदाहरण स्वरूप यहाँ पे देख लेंगे 9 दिया गया है, ब्रैकेट बंद, उसके बाद इंटर करेंगे तो सबसे पहले आपका जो डेट है आज का वो डेट आ जाएंगे और उसके बाद सेकेंड में यहाँ पे टाइम, दोनों एक साथ जो है आपका इंसर्ट होंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे टुडे लिख के इंसर्ट किया है तो आज का जो डेट है वो यहाँ पे इंसर्ट हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे टुडे हो गया, 9 हो गया, उसके बाद लेन फंक्शन हो गया, 3 फंक्शन डिस्कशन कर दिया। उसके बाद चौथी फंक्शन में यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला है डेट। यहाँ पे देखेंगे डेट है तो डेट क्या काम करता है एम एस एक्सेल में ये जानकारी देना है। यहाँ पे देखिए इस फंक्शन का उपयोग डेट को डेट के डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट में लिखने के लिए किया जाता है। डेट का जो है ये डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट में, जैसे यहाँ पे समझ लीजिए तो सबसे पहला यहाँ पे ईयर्स आ गया है, उसके बाद मंथ है, उसके बाद डेट है। तो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट मतलब जस्ट इसको उल्टा कर दिया है, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट का मतलब जो शॉर्टली है ये इस तरह से जो है इस फॉर्म में यहाँ पे दिया है रिजल्ट। यहाँ पे देखिए डेट लगा करके जो आज का डेट है वो यहाँ पे दिया है, पहला है ईयर्स है, उसके बाद मंथ है, उसके बाद डेट दिया है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे देखिए सबसे पहला डेट दे दिया है, उसके बाद मंथ दे दिया है, उसके बाद ईयर्स दे दिया है। तो ये शॉर्ट फॉर्म में जो है यहाँ पे डेट जो है शॉर्ट करके लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो उदाहरण के लिए ऑब्जेक्टिव यहीं से बनेगा, आगे आप लोग देख लेंगे किस तरह से ऑब्जेक्टिव बनेंगे। चलिए उसके बाद ईयर्स यहाँ पे देख लेंगे, ईयर्स डेट है, उसके बाद ईयर्स है। तो यहाँ पे समझ लीजिए इस फंक्शन का उपयोग दी गई डेट में ईयर्स निकालने के लिए किया जाता है।
आप सबसे पहला अगर ईयर्स निकालेंगे तो सबसे पहले ऊपर में आपको डेट इंसर्ट करना पड़ेगा, आज का जो डेट है वो इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे दिया है ईयर्स, उसके बाद आपका जो भी डेट जहाँ पर इंसर्ट है उस सेल को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, उस सेल में जो है डेट होना अनिवार्य है, तभी आपको ईयर्स वहाँ से निकाल के देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ईयर्स है और 3, 2 और 2018 है, तो इसका जो ईयर्स है मतलब जो लास्ट का यहाँ पे देखेंगे लास्ट में इसका ईयर्स है, तो ये ईयर्स जो है यहाँ पे रिजल्ट दिया है ईयर्स में। तो ईयर्स फंक्शन का काम है जो आपका कौन सा ईयर्स है डेट में वो यहाँ पे इंसर्ट करके देगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर यहाँ पे देख लेंगे 2018 होंगे। और MS एक्सेल में आप लोग इस सब को प्रैक्टिकल कर लेंगे तो और अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। उदाहरण के लिए सभी यहाँ पे दर्शाए गए हैं, आप देख कर भी एग्जाम्पल के तौर पे जो भी है आप प्रैक्टिकल कर लेंगे, ठीक है। अब बाकी नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोग का डिमांड रहेंगे तो हम प्रैक्टिकल करके भी दिखा देंगे, ठीक है। बाकी ये फंक्शन सब जो है काफ़ी आसान है और यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे जो है सभी जो एक्सप्लेन कर दिया है, तो बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे मैथ एंड ट्रिगोन फंक्शन से, मैथ एवं ट्रिगोन फंक्शन से जो है 2 नंबर हर एक साल फिक्स रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एबियास फंक्शन है, एबियास फंक्शन का नाम सुने होंगे, अगर नहीं भी सुने होंगे तो यहाँ पे समझ लेंगे। यहाँ पे जानकारी दिया गया है कि इस फंक्शन का उपयोग अब एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करने के लिए किया जाता है। यह निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। ये एबियास का काम है कि निगेटिव वैल्यू में जो -5 है इसको +5 कर देगा, ठीक है। तो निगेटिव से ये पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ देखिए एबियास है और -9 है, तो इसे प्लस पॉजिटिव वैल्यू में जो है इसे रिजल्ट दे दिया है, ठीक है। तो इसका नीचे रिजल्ट देखेंगे प्लस में माइनस वैल्यू को जो है ये प्लस में कन्वर्ट करता है, एबियास का ये काम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए प्रोडक्ट है, तो इस फंक्शन का उपयोग सेल में लिखी गई वैल्यू को मल्टीपल करने के लिए किया जाता है। प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे समझ लेंगे सेल में जो भी आपका टाइप है ये गुना का काम करता है। जैसे 3.3,5 है तो इसको जो है गुना कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए उदाहरण के लिए यहाँ पे प्रोडक्ट दिया है, उसके बाद आपका जो भी सेल में वैल्यू है, जैसे यहाँ देखिए एक सेल में 5 है, ठीक है, और सेकेंड में जो है 4 है, तो यहाँ पे देखिए 5,4 देंगे। और वैसे भी आप करना चाहेंगे तो कर सकते हैं विदाउट सेल एड्रेस के, कोई भी सेल में आप बराबर देंगे, उसके बाद प्रोडक्ट लिख के उसके बाद प्रोडक्ट लिखेंगे, उसके बाद 2,4 करेंगे तो ये गुना करके आपका जो भी वैल्यू होगा 5 चौका 20 ये दे देगा इसका रिजल्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट का काम है मल्टीपल मतलब गुना करने के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे पावर है, इस फंक्शन का उपयोग दी गई संख्या में पावर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस फंक्शन का आउटपुट निम्न प्रकार है, जहाँ पे देखेंगे पावर है 2.5 है, तो 2 का जो है 5 बार ये टाइप कर दिया पावर, 2 पर पावर 5 होगा तो इसका रिजल्ट होगा 2 गुना 2 गुना 2, यानी मतलब 5 बार ये जो है गुना करेगा। तो इसका रिजल्ट यहाँ पे देखिए 32 दिया है, तो पावर का ये काम है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे जानकारी देना है SQRT, ये पिछले साल पूछा गया है। SQRT वर्गमूल होता है, तो देखिए यहाँ पे जानकारी दी गई है इस फंक्शन का यूज दी गई संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए किया जाता है। तो आप लोग वर्गमूल सीखे होंगे तो आप लोग यहाँ पे आंसर कर सकते हैं SQRT, और उसके बाद 144 का वर्गमूल जो होंगे वो 12 होंगे, ठीक है। तो आपको ऐसे भी ध्यान रखना है, आप नहीं प्रैक्टिकल करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन कौन सा फंक्शन का क्या काम है ये तो आपको रट ही लेना है, ठीक है। वहाँ पे आ जाएंगे कि SQRT काम है, ठीक है, आगे दे देगा डैश डैश, SQRT को डैश डैश में हम यूज करते हैं, दे देगा जोड़ घटाव गुना भाग, उसके बाद दे देगा वर्गमूल। अगर आपको पता होगा तभी आप वर्गमूल वहाँ पे करेंगे। तो इस तरह से आप जो है याद कर लेंगे। इस PDF को हम अपने टेलीग्राम पे डाल देंगे, आप वहाँ से जो है इसे डाउनलोड करके अच्छे से याद कर लेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए ओड है और इवेन है, ओड और इवेन से जो है हर एक साल जो है ये क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं, ये ध्यान में रखेंगे तो समझ लेंगे ओड फंक्शन का काम क्या है। यहाँ पर देखिए इस फंक्शन का उपयोग दिए गए नंबर के निकटतम विषम पूर्णांक यूज करने के लिए किया जाता है। देखिए ओड फंक्शन का काम है कोई विषम संख्या निकाल के देना, जैसे यहाँ पे 10 दे दिया है तो 10 जो है ये कट जाती है, पूरा पूरी कट जाएंगे। उसके बाद 11 दे दिया तो 11 कटने के लिए जो है दशमलव अंक में आ जाएंगे, तो इसी को हम विषम कहते हैं, ठीक है। और सम संख्या होता है जो पूरा से पूरा कट जाते हैं उसे सम संख्या कहते हैं, और विषम का मतलब जो पूरा पूरा नहीं कटता है उसे विषम कहते हैं। तो यही ओड और इवेन का काम है सम संख्या और
विषम संख्या निकाल के देना। यहाँ पे समझ लेंगे, एग्जाम्पल के लिए दिया है ओड और बराबर दे दिया है 11, तो 11 तो ये कट रहा है, ठीक है, तो इसका विषम आगे का जो होगा विषम तो वो आगे का निकाल के देगा, ना कि पीछे का। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ओड फंक्शन का काम है वो आगे का निकाल के देना। जैसे 10 है तो 10 के बाद जो भी विषम संख्या आएंगे उसको निकाल के देगा, ठीक है। आगे आप लोग इवेन के बारे में समझ लेंगे तो डॉट क्लियर हो जाएंगे। पहले यहाँ पे ओड के बारे में समझ लीजिए। ओड फंक्शन का काम है, जैसे यहाँ पे उदाहरण के लिए हम यहाँ पे 6 दे दिए, तो 6 तो पूरा कट रहा है, ठीक है, तो 6 के बाद क्या होगा 7, तो 7 के आगे 6 के आगे जो है 7 है विषम संख्या। उसके बाद 7 के आगे कौन सा विषम संख्या है, तो 11 है। तो 11 के आगे कौन सा विषम संख्या है, तो इसे आप रिमाइंड करेंगे 17 है, ठीक है। तो इस तरह से जो है विषम संख्या निकाल के देता है आगे की वैल्यू। यहाँ पे देखिए 10 है तो 10 तो पूरा पूरी कट रहा है, तो आगे का ये संख्या निकाल कर दिया है 11। तो ठीक उसी के अपोजिट यहाँ पे देखें इवेन है। यहाँ पे समझ लेंगे, इस फंक्शन का उपयोग दिए गए नंबर के निकटतम सम पूर्णांक लेने के लिए किया जाता है। सम मतलब जो पूरा पूरा कट रहा है। उदाहरण के लिए यहाँ देखिए इवेन दिया है, उसके बाद 11 दिया है, ठीक है। तो 11 के बाद क्या आ रहा है, 11 के बाद 12 आ रहा है, जो कट रहा है पूरा पूरी संख्या, ठीक है, जो पूरा पूरा कट रहा है वो यहाँ पे जानकारी दिया है कि इवेन का काम है कि आगे की संख्या जो भी आएंगे वो पूर्णांक में नहीं आके बल्कि सम संख्या में आना चाहिए जो पूरा पूरा कटता हो। तो यहाँ पे समझ लेंगे, अगर आप क्वेश्चन समझ गए होंगे तो यहाँ पे आंसर करेंगे। यहाँ पे उदाहरण के लिए हम यहाँ पे दे देते हैं 15, ठीक है, लेन फंक्शन लगा के आगे उदाहरण के लिए यहाँ पे 15 दे देते हैं, तो आगे का क्या फंक्शन होगा, तो 15 का 15 ही होगा, क्योंकि 15 कट रहा है, 3 × 5 = 15, ठीक है। तो ये 15 कट जाएंगे। अगर यहीं पर हम 15 की जगह पर 17 दे देंगे तो 17 के आगे यहाँ देखिए 18 कर देगा, ठीक है। तो 6×3 = 18। तो जो संख्या पूरा पूरा कटता हो उसे हम इवेन कहते हैं, और बाकी जो नहीं करता है पूरा पूरा उसे हम ओड कहते हैं। तो सम और विषम संख्याओं को निकालने के लिए ओड और इवेन लगाते हैं। तो ये आप लोग प्रैक्टिकल कर लेंगे अच्छे से। अगर आप लोग को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे एवरेज निकालने के लिए यहाँ देखिए एवरेज से भी हर एक साल 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाती है। दे देगा वहाँ पे संख्या और बताएंगे कि आपको यहाँ पे एवरेज निकालना है। तो समझ लीजिए एवरेज के बारे में यहाँ पे देखिए जानकारी दी गई है कि इस फंक्शन का उपयोग दी गई संख्याओं का औसत निकालने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे उदाहरण के लिए है 20 है, 40 है और 70 है। तो यहाँ पे समझ लेंगे आपको कैसे निकालना है। देखिए 20 और 40 को जोड़ेंगे तो 60 हो जाएंगे, और 60 और 30 को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएंगे। और यहाँ पे टोटल कितना संख्या है, 1 है, 2 है, 3 है। तो 90 को जो है 3 से भागा कर देंगे, ठीक है। तो 30 × 90 होता है, ठीक है। तो उदाहरण के लिए यहाँ पे समझ लेंगे 5 है, 4 है, 6 है और 8 है। तो इसका उदाहरण के लिए आप बता सकते हैं आंसर क्या होगा। आप रिमाइंड कीजिए माइंड में, 5 और 4 9 हो गया, और 9 6 और 15 हो गया, और 15 8 हो गया आपका 23 हो गया, ठीक है। तो 23 का कितना होगा एवरेज आपको बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे समझ लेंगे 23 का जो है, तो उसके बाद देखिए कितना संख्या है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो 23 को 4 से भागा करेंगे तो जो डॉट में निकलेंगे तो उसका जो है ये होगा एवरेज, ठीक है। तो इस तरह से आप एवरेज निकाल सकते हैं। चलिए उसके बाद मैक्स और मीन देखेंगे। मैक्स और मीन से जो है हर एक साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैक्स का काम है जो बड़ी से बड़ी संख्या है उसे निकाल के देना। यहाँ पे समझेंगे इस फंक्शन का उपयोग दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पे समझ लीजिए मैक्स है 20 40 और 30 है। तो 20 40 और 30 में सबसे बड़ा संख्या कौन है, तो 40 है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पे 40 कर देंगे। अगर यहीं पर हम दे देंगे, यहाँ पे समझ लेंगे अच्छे से क्वेश्चन। अगर आप लोग में मैक्स के बारे में अच्छे से जान गए होंगे तो यहाँ पे आंसर कीजिएगा -40 है, उसके बाद -50 है, -15 है, ठीक है, और उसके बाद +50 है, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन होगा, आप आंसर कर सकते हैं। -40 है, उसके बाद 15 है, उसके बाद -15 है, उसके बाद 50 है। तो बड़ा संख्या जो होंगे वो 50 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहीं पर एक और क्वेश्चन आप लोग से हम पूछ रहे हैं, यहाँ पे जानकारी दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे -5 है, उसके बाद -10 है और उसके बाद -4 है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन होगा, यहाँ पे आपको जानकारी देना है। तो इसका सही आंसर जो है -4 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो सबसे बड़ा संख्या है और जो माइनस में है तो वो सबसे छोटा होगा, ठीक है। और जो जितना छोटा है और वो माइनस में है
जो और जो जितना छोटा संख्या है और वो माइनस में है तो वो बड़ा होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मैक्स का अगर करेंगे -5 -10 और -4 करेंगे तो मैक्स फंक्शन लगा करेंगे तो वहाँ पे आपका -4 आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे आपको बताना है मीन। यहाँ पे देखिए इस फंक्शन का उपयोग दी गई संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो मीन का काम है सबसे छोटी संख्या, जैसे यहाँ पे देखिए 20 है, 40 है, 30 है, 0 है और 1 है। तो इसमें सम में से जो है सबसे छोटा है तो -1 है, तो इसका सही आंसर यहाँ पे 1 हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे काउंट है। काउंट फंक्शन के बारे में आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो यहाँ पे समझ लेंगे। इस फंक्शन का उपयोग दी गई सेल रेंज में कुल संख्या जानने के लिए किया जाता है। इस फंक्शन का टेक्स्ट की गिनती नहीं करता, यहाँ पे समझ लेंगे। इस फंक्शन का काउंट मतलब क्या होगा, गिनती करना, ठीक है। काउंट मतलब काउंट करना, ठीक है। यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे उदाहरण के लिए दिया है काउंट लगाया है, उसके बाद 20, 40, 30, 40 और 50 दिया है। और यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखना है कि काउंट फंक्शन जो है वो सिर्फ नंबर को काउंट करता है, न कि अल्फ़ाबेट को। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, काउंट फंक्शन जो है वो सिर्फ नंबर को काउंट करता है, ठीक है। उदाहरण के लिए यहाँ पे देखिए 20 है, 40 है, 30 है और 55 है। तो इसमें टोटल 1 है, 2, 3, 4 और 5 है, तो टोटल 5 है। अगर आप 30 यहाँ पे हटा देंगे तो इसका रिजल्ट 4 हो जाएंगे। अगर यहाँ पे 30 के बदले में यहाँ पे अगर आप एप्पल दे देते हैं तो वहाँ पे आपका 4 हो जाएंगे, क्योंकि ये अल्फ़ाबेट को गिनती नहीं करता है, सिर्फ नंबर को गिनती करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पे डाटा टैब है। ये टैब कंप्यूटर स्क्रीन पर निम्न चित्र अनुसार दिखाई देता है। इसमें टैब में 6 ग्रुप होता है जो निम्न प्रकार है। यहाँ पे जानकारी दिया गया है कि डाटा टैब को जो आप हाईलाइट करते हैं तो अल्ट ए करेंगे तो डाटा टैब हाईलाइट होंगे। और यहाँ पे जानकारी दिया गया है कि डाटा टैब में टोटल 6 प्रकार के ग्रुप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेंगे, आउटलाइन है, डाटा टूल्स है, शॉर्ट एंड फिल्टर है, कनेक्शन है और उसके बाद यहाँ पे गेट एक्स्ट्रा डाटा है, ठीक है। तो टोटल 6 प्रकार के इसमें ग्रुप होता है, यहाँ पे जानकारी दी गई है। उसके बाद यहाँ पे गेट एक्स्ट्रा एक्सटर्नल डाटा फ्रॉम एक्सेस, इसका उपयोग MS एक्सेस की फाइल में सेव एक्सेस करने के लिए किया जाता है। जैसे इट यू टू एक्सेस फ्रॉम द फाइल इन MS एक्सेस फ्रॉम वेब। इसका देखिए यहाँ पे व्यू के बारे में जानकारी दिया है कि MS एक्सेल में टोटल कितने प्रकार के व्यू होते हैं और टोटल व्यूज होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, यहाँ देखिए ऑब्जेक्टिव कुछ टाइप है, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे है तो इसका आंसर आप लोग कीजिएगा। महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला यहाँ देखिए जानकारी दी गई है कि MS एक्सेल 2003 में लास्ट कॉलम का लेवल क्या होता है। आप 2015, 2007 और 2019, 2011 और लास्टेज वर्जन जो है 365 है। तो इन सब का सेल एड्रेस जो होंगे लास्ट वाले XFZ होता है, ठीक है। XFZ होता है लास्ट कॉलम। इसमें जानकारी देना है कि आपको 2003 में लास्ट कॉलम का लेवल क्या होता है, IPV, उसके बाद I है और उसके बाद I6 है और IV है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ देखेंगे C नंबर हो जाएंगे। MS एक्सेल में लास्ट कॉलम जो होता है 2003 का वो I और V होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। बाकी 2007 से अभी तक का जो भी वर्जन है लास्ट कॉलम जो होता है X, F और D होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ देखिए जानकारी दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उनके आकार के अवरोही क्रम में सही व्यवस्था है। अवरोही और आरोही के बारे में जानते होंगे। आरोही का मतलब हुआ कि बढ़ते क्रम और अवरोही का मतलब हुआ घटते क्रम। तो घटते क्रम के बारे में कौन सा सही है यहाँ पे जानकारी देना है। वर्कशीट है, वर्कबुक है, रेंज है, सेल है। तो ये तो कभी नहीं होगा। सबसे पहले तो वर्कबुक होता है, उसके बाद वर्कशीट होता है, उसके बाद रेंज होता है, उसके बाद सेल होता है। इसका सही आंसर जो है B नंबर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 4 में आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल 2016 में कॉलम की संख्या होती है। तो 2010 पूछा जा रहा है तो आपको पता होगा कि कॉलम की संख्या कितना होता है। 16,334 है, 16,384, 10,48,576। तो इसका सही आंसर जो है B हो जाएंगे, 16,384 होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए कि MS एक्सेल 2019 में लास्ट रॉ नंबर होता है। इसमें सीधा आपको बताना है कि MS एक्सेल में टोटल कितना रॉ होता है। 10,48,576। यहाँ देखेंगे 10,57,876। तो इसका सही आंसर जो है C नंबर हो जाएंगे, 10,48,576 रॉ होता है, ठीक है। उसके बाद 6 में आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल 2016 में फर्स्ट सेल एड्रेस क्या होगा। तो फर्स्ट सेल एड्रेस जो होगा
A1 होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए रेंज दिया गया है फर्स्ट वाले में, तो आपको रेंज नहीं लगा करके बाकी A1 देना है, क्योंकि फर्स्ट सेल एड्रेस पूछा जा रहा है। तो यही छोटी छोटी जानकारी को आपको देखना है। उसके बाद साथ में जानकारी देना है कि एक्सेल फार्मूला सेल के एड्रेस डॉलर संख्या इतना इतना को प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है लॉक है, रिलेटिव सेल रेफरेंस है, और उसके बाद फिक्स्ड सेल एड्रेस है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है, ऑल दी एबव है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पे रहेंगे, ये जो है फिक्स्ड सेल रेंज है। मतलब यहाँ पे डॉलर का जो सीन लगा देते हैं ये फिक्स्ड हो जाता है कोई भी सेल एड्रेस, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है बी नंबर हो जाएंगे। चलिए आगे आपको जानकारी देना है 8 में। उसके बाद 8 में आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल 2000 में फर्स्ट सेल एड्रेस क्या होता है। 2000 में जो होता है यहाँ पे जानकारी देना है कि MS एक्सेल 2000 वर्जन में फर्स्ट सेल एड्रेस क्या होता है। ए होता है, ए होता है, उसके बाद ए फर्स्ट ए होता है, उसके बाद नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर जो है डी नंबर हो जाएंगे, नॉन ऑफ दीज, ठीक है। MS एक्सेल 2000 में फर्स्ट सेल एड्रेस यहाँ पे दिया ही नहीं है, ये दिया है, उसके बाद ए दिया है, उसके बाद ए फर्स्ट ये दिया है नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर जो है डी हो जाएंगे, नॉन ऑफ दीज, ठीक है। चलिए 9 में आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल 2019 में लास्ट रो नंबर होता है। इसमें जानकारी देना है कि MS एक्सेल में लास्ट रो नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल में टोटल कितना रो होता है। तो 10,48,576 होता है, ठीक है। वो लास्ट रो दे दिया है घुमा के क्वेश्चन को, लेकिन आपको ऐसा ही जानकारी देना है कि लास्ट रो नंबर इन MS एक्सेल 2019। तो रो लास्ट ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। 10,48,576 कुल रो होता है, ठीक है। उसके बाद 10 में आपको जानकारी देना है कि MS एक्सेल में प्रदर्शित होने वाली वर्टिकल एवं हॉरिजॉन्टल मतलब पोर्ट्रेट एवं लैंडस्केप लाइन को क्या कहा जाता है। लाइनिंग है, उसके बाद ग्रिड लाइन है, उसके बाद प्रिंटिंग लाइन है। तो ग्रिड लाइन तो नहीं होगा, क्योंकि ग्रिड लाइन एक टॉप में होता है, ठीक है, और एक जो है लेफ्ट साइड से होता है, ठीक है। तो ग्रिड लाइन तो कभी नहीं होगा। उसके बाद लाइनिंग है, तो लाइनिंग ये कोई ऑप्शन ही नहीं है। उसके बाद प्रिंट लाइन है, तो नॉन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएंगे, ठीक है। इसका सही आंसर डी हो जाएंगे, नॉन ऑफ दीज हो जाएंगे, ठीक है। स्क्रॉल बार अगर यहाँ पे होता तो स्क्रॉल बार हो सकता था, ठीक है। MS एक्सेल में स्क्रॉल बार एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे स्क्रॉल बार होता तो उसका आंसर स्क्रॉल बार हो सकता था, ठीक है। टोटल 25 क्वेश्चन इसमें हम डिस्कशन किया है। बाकी जहाँ पर भी आपको डाउट लग रहा है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसमें हम टोटल 25 क्वेश्चन का डिस्कशन किया है, और इसमें काफ़ी सारे छात्र का कमेंट आ रहे थे कि एग्ज़ाम कब होने वाले हैं। तो आप लोग का जो एग्ज़ाम है ये ऑफिशियल सूचना है, जुलाई में आप लोग का 15 जुलाई से एग्ज़ाम होने वाले है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, आप लोग का एग्ज़ाम जो है जुलाई में होने वाले है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब बाकी इसमें आप लोग कितना स्कोर कर पाए कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग का 10-12 वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है, तो जो इंटरेस्टेड होंगे, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट एवं छात्र होंगे, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। बाकी